हमारे सोलर सिस्टम में पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर जीवन मौजूद है या नहीं, इसको लेकर हमेशा से वैज्ञानिकों में ना एक बहस चलती आ रही है। चलो ठीक है, आज तक इस बात के हमें ठोस सबूत तो नहीं मिले हैं कि अभी प्रेजेंट में पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे प्लेनेट पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में किसी समय पर पृथ्वी के बाहर लाइफ एग्जिस्ट करती हो, किसी ऐसे प्लेनेट पर जो पास्ट में किसी समय पर हमारे पृथ्वी जैसा ही हो। और ऐसा सिर्फ एक ही प्लेनेट है, मार्स। नासा ने भी ये बात मानी है कि एक समय ऐसा था जब मंगल ग्रह पर समुंदर था, बड़े बड़े तालाब थे और जीवन भी मौजूद था। लेकिन उस समय पर वहाँ कोई सिविलाइजेशन मौजूद होगी, इस बात का कोई दावा तो उन्होंने नहीं किया है, लेकिन इस बात से उन्होंने इनकार भी नहीं किया था। उनका कहना है कि मार्स का बहुत सारा हिस्सा अभी भी ऐसा है जो इंसानों की नज़रों से दूर है, और अगर किसी चीज़ के बारे में हमें अब तक पता नहीं चला है, इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो कभी था ही नहीं। हो सकता है कि उस खत्म हुई सिविलाइजेशन की अवशेष हमें भविष्य में मिल जाए। नासा अगर करोड़ों रुपए खर्च करके मंगल ग्रह पर अपने रोवर भेज रही है, उसके पीछे एक रीजन है। मंगल ग्रह ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर दो पोल पर आइस कैप मौजूद है। यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ है, ज्वालामुखी पर्वत है, और एक समय पर यहाँ पानी मौजूद था। यही अकेला ऐसा ग्रह है जिसको लेकर पूरी दुनिया और खासकर नासा ज्यादा क्यूरियस है। वो यहाँ कुछ ऐसा खोजने में जुटे हुए हैं जिसकी उम्मीद उन्हें बाकी ग्रहों पर बिल्कुल नहीं है, और आए दिन ऐसी चीज़ें उनके रोवर को वहाँ पर मिलती भी रहती है, जिनमें से एक आकृति है ये भगवान गणेश जी की मूर्ति। कुछ दिनों पहले ना ये वीडियो अचानक से वायरल होने लगा था, लेकिन दरअसल ये वीडियो 1 साल पुराना है और इसमें मंगल ग्रह की सतह पर एक ऐसा पत्थर दिखाई दे रहा है जिसका आकार और कार्विंग्स भगवान गणेश जी की मूर्ति जैसी है। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने एक वीडियो पब्लिश किया था जिसमें कुछ लोगों का ध्यान इस पत्थर पर गया और दावा किया गया कि ये कोई आम पत्थर नहीं है, बल्कि मंगल ग्रह पर रहने वाले लाखों साल पुरानी सभ्यता ने तराशी हुई भगवान गणेश जी की मूर्ति है। अब इस मूर्ति पर हम वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बाकी की कुछ जरूरी चीजों के बारे में बताना चाहता हूँ जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के बाद हमें पता चलेगा कि मार्स पर मिला ये पत्थर जिसे भगवान गणेश जी की मूर्ति माना जा रहा है, वो बाकी के सारे पत्थरों से अलग क्यों है और हमें इस पर ध्यान क्यों देना चाहिए। मार्स प्लेनेट की जो करंट सिचुएशन है वो लाइफ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर सकती, लेकिन नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने वैज्ञानिकों को जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे ये पता चला है कि 3 बिलियन साल पहले मंगल ग्रह का वातावरण आज की पृथ्वी से भी ज़्यादा हैबिटेबल था। मतलब वहाँ पर नदियाँ बहती थी, समुंदर थे, पृथ्वी के जैसी मैग्नेटिक फील्ड भी वहाँ पर थी। वहाँ का क्लाइमेट और कंडीशन लाइफ एग्जिस्टेंस के लिए काफ़ी सपोर्टिव थी। जैसे आज के समय में रेड प्लैनेट कहते हैं, वो किसी समय पर पृथ्वी जैसा ब्लू प्लैनेट था। नवंबर 2011 में मार्स पर भेजे गए क्यूरियोसिटी रोवर को नासा ने भेजा ही इसीलिए था ताकि वो ये पता लगा पाए कि क्या मार्स पर किसी समय में जीवन मौजूद था या नहीं। मार्स पर मौजूद गेल क्रेटर के पास जब ये रोवर पहुंचा था और वहां से उसने सैंपल कलेक्ट किए, तो उस पर किए गए रिसर्च से ये पता चला कि वहाँ की मिट्टी में वो मॉलिक्यूल्स और कार्बन चेन्स मौजूद है जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं। इसके साथ और कई जगहों से कलेक्ट की गई मिट्टी में नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन भी मिला है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी होता है। अब देखिए, ये सबूत ये क्लेम करने के लिए काफ़ी नहीं है कि पास्ट में मार्स पर जीवन मौजूद था, लेकिन इन सारे सबूतों के मिलने के बाद कोई ये भी नहीं कह सकता कि मार्स पर कभी जीवन मौजूद था ही नहीं। क्यूरियोसिटी रोवर मिशन के चीफ साइंटिस्ट जॉन पी गॉडजिंगर ने तो उस रोवर से मिली जानकारी के आधार पर यह कहा था कि एक समय पर मार्स का वातावरण पृथ्वी से भी अच्छा और हरा भरा था, और जिस गेल क्रेटर से सैंपल कलेक्ट किए गए थे वो क्रेटर उस समय ऐसे शुद्ध पानी से भरा हुआ था जो पीने लायक था। साथ ही इस रोवर के हाई रेजोल्यूशन कैमरे ने मंगल ग्रह की सतह पर कई जगह पर पानी बहने के निशान भी खोजे हैं, और इसने एक ऐसे पत्थर की तस्वीर खींची है जिससे ये बात साबित हो गई है कि एक समय पर मंगल ग्रह पर पानी के समुंदर बहा करते थे। यह तस्वीर थी इस गोल पत्थर की, क्योंकि ऐसा गोल पत्थर पानी के लगातार टकराने से पैदा हुए फ्रिक्शन से ही बन सकता है।
जब भी किसी ग्रह का निर्माण होता है तो शुरुआत के करोड़ों सालों तक वो गर्म रहता है और फिर धीरे धीरे ठंडा होता है। अब जबकि मंगल ग्रह सूरज से पृथ्वी के मुकाबले दूर है तो वहाँ का वातावरण जल्दी ठंडा हुआ होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब पृथ्वी लावे की तरह उबल रही थी उस समय मंगल ग्रह पर लाइफ के लिए फेवरेबल ऐसा हैबिटेट मौजूद था। एक थ्योरी के अकॉर्डिंग पृथ्वी से पहले मार्स पर ही लाइफ एग्जिस्ट करती थी और फिर वहीं से वो पृथ्वी पर आई थी। इस थ्योरी को पैनस्पर्मिया थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ना पृथ्वी पर जीवन पैदा हुआ ही नहीं था, बल्कि पृथ्वी पर जीवन किसी दूसरे ग्रह से एक उल्कापिंड के जरिए पहुंचा था। मंगल और पृथ्वी के बीच का डिस्टेंस है लगभग 54 करोड़ किलोमीटर्स और सूरज का चक्कर लगाते हुए जब वो एक दूसरे के पास में आते हैं तो उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस होता है सिर्फ 6 करोड़ किलोमीटर। अब सुनने में ये नंबर बहुत बड़ा लग सकता है, लेकिन इतने बड़े सोलर सिस्टम में ये डिस्टेंस कुछ भी नहीं है। और ये उतना डिस्टेंस तो ज़रूर है कि इनके बीच में माइक्रोब्स और बैक्टीरिया का ट्रांसफ़र हो सकता है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी मीटियोराइट के ज़रिए स्पेस के थ्रू कोई जीव कैसे ट्रैवल कर सकता है, तो हाँ, बिल्कुल कर सकता है। ऐसे माइक्रोब्स की संख्या बहुत कम होती है जो इतनी स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे माइक्रोब्स होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे इस पृथ्वी पर ना टार्टिग्रेट जैसे माइक्रोब्स भी मौजूद है जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन तक सर्वाइव कर सकते हैं। दिसंबर 1984 में अंटार्कटिका में यूएस मीटियोराइट हंटिंग एक्सपीडिशन के तहत ना एक मीटियोराइट खोजा गया था। इस पर रिसर्च करने के बाद जब इसके सैंपल के कंपोजिशन को मार्स के कंपोजिशन से मैच किया गया तो ये बात पता चली कि यह मीटियोराइट मंगल ग्रह से ही आया था। 10-12 सालों की रिसर्च के बाद 1996 में खोजकर्ताओं ने यह बताया कि इस मीटियोराइट पर उन्हें फॉसिलाइज्ड माइक्रोब्स मिले हैं और ऐसे केमिकल्स के ट्रेसेस मिले हैं जो बैक्टीरिया की ब्रेकडाउन के बाद ही बन सकते हैं। नासा ने जो 2011 में क्यूरियोसिटी रोवर मार्स पर भेजा था उसे वहाँ की मिट्टी में बोरॉन मिला था। अब बोरॉन वो एलिमेंट है जो आरएनए सिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और आरएनए क्या है? आरएनए इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। मतलब हर जीव के अंदर होता है आरएनए और आरएनए बनने के लिए जरूरी होता है बोरॉन। और सरप्राइजिंगली मंगल ग्रह पर पृथ्वी के मुकाबले भी बहुत ज्यादा बोरॉन की मात्रा मौजूद है। डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस के लिए एक और कंपाउंड जरूरी होता है, फॉस्फोरस। और स्ट्रेंजली पृथ्वी पर मौजूद फॉस्फोरस से ज्यादा मंगल ग्रह पर जो फॉस्फोरस मौजूद है वो ज्यादा वाटर सोल्यूबल है। और आप जानते हैं पहला जीव कहाँ बना था? पानी में। तो हमारी अर्थ के मुकाबले मंगल ग्रह पर किसी बैक्टीरिया का जन्म होना बहुत ज्यादा इजी था और इसीलिए भी पृथ्वी छोड़कर कहीं जीवन होने की कल्पना अगर की जा सकती है और किसी ग्रह से पृथ्वी पर जीवन पहुंचा होगा तो वो सिर्फ मंगल ग्रह है। 1975 में नासा ने मंगल ग्रह पर 2 स्पेसक्राफ्ट भेजे थे, वाइकिंग 1 और वाइकिंग 2। 1976 में जब ये मंगल ग्रह की ऑर्बिट में पहुंचे थे तो पहले तो इन्होंने मार्स के हजारों फोटोज क्लिक किए। तो उन फोटोज को ऑब्जर्व करके इन स्पेसक्राफ्ट को लैंड कहां पर कराना है ये डिसाइड करने की जिम्मेदारी दी गई थी नासा साइंटिस्ट टोबी ओवेन को। तो उन फोटोज को स्टडी करके अच्छी लैंडिंग साइट ढूंढते हुए उनकी नजर पड़ी इस पर। ये एक ऐसी बड़ी चट्टान थी जिसका शेप किसी इंसान के चेहरे जैसा था। एक्साइट होकर टोबी ओवेन ने ये खबर पब्लिश कर दी और जैसे ही ये फोटो पब्लिश हुई इसकी काफी चर्चा हुई। इतनी चर्चा हुई कि नासा को एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देना पड़ा था कि ये कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है, ये सिर्फ एक नॉर्मल पत्थर है जो लाइट्स और शैडो की वजह से किसी इंसानी चेहरे जैसा दिखाई दे रहा है। अब फोटो पब्लिश होने के 2 दिनों के बाद उन स्पेसक्राफ्ट के लिए लैंडिंग साइट ढूंढी गई और वो मार्स पर लैंड हुए। लेकिन सरप्राइजिंगली उस जगह पर जहां वो चेहरा मौजूद था वहां की जगह लैंडिंग के लिए परफेक्ट होने के बावजूद नासा ने अपना रोवर वहां लैंड नहीं कराया, बल्कि वो रोवर उस जगह से बहुत दूर लैंड कराया गया। और इस पूरे मिशन में नासा ने उस चेहरे वाली जगह की जरा सी भी बात नहीं की और ना ही उस जगह की कोई दूसरी फोटो पब्लिश की। एक तरह से नासा उस मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रहा था।
लेकिन जितना इस तस्वीर के मुद्दे को दबाया गया, लोगों के बीच इस तस्वीर को लेकर क्यूरियोसिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ गई थी। जो साइंटिस्ट मानते थे कि मंगल ग्रह पर कुछ तो ऐसी बात है जो नासा छिपाने की कोशिश कर रही है, उन्होंने इस पर रिसर्च शुरू किया और अपनी अलग अलग थ्योरीज बनाई। उनका मानना था कि कोई भी सभ्यता जब कोई मॉन्यूमेंट बनाती है तो वो मॉन्यूमेंट उस जगह पर अकेला नहीं होता, उसके आसपास कई और सारी चीजें भी बनाई जाती है, और ये एग्जैक्ट सेम थिंग देखी गई थी यहाँ पर भी। इसी मिस्टीरियस फेज के पास एक 5 साइडेड पिरामिड का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था, जो एक परफेक्ट सिमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर था। वाइकिंग मिशन के 2 साल के बाद 2 कंप्यूटर इंजीनियर विंसेंट डिपेट्रियो और ग्रेगरी मोलिनार, इन्होंने इस चेहरे के तस्वीर पर और रिसर्च की। जब इन्होंने इस चेहरे की शैडो रिकवर की तो उन्हें एक शॉकिंग चीज पता चली कि इस चेहरे में 2 आई सॉकेट, नाक और लिप्स के साथ साथ आंखों के अंदर प्यूपिल्स भी मौजूद है, और इस चेहरे की दोनों साइड एग्जैक्टली पैरेलल है। ये पूरा चेहरा ज्योमेट्रिकली परफेक्ट बनाया गया था, जो चीज नेचुरली पॉसिबल है ही नहीं। अब भगवान गणेश जी की मूर्ति पर बात करने से पहले मैं आपको इन सारी चीजों के बारे में, ये सारी हिस्ट्री क्यों बता रहा हूँ, इसका भी जवाब आपको आगे मिलने वाला है, तो प्लीज वीडियो को देखते रहिए। रिचर्ड सी होगलैंड नाम के एक अमेरिकन ऑथर ने तो मार्स पर मौजूद इन सारे मिस्टीरियस स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए एक पूरा रिसर्च ग्रुप बनाया था। इस ग्रुप में कंप्यूटर इमेजिंग स्पेशलिस्ट मार्क कोरोलेटो भी थे। उन्होंने इस फेस की और पिरामिड की ऐसी ऐसी डिटेल्स खोज निकाली, जिसके बाद नासा को खुद सामने आकर जवाब देना पड़ा था कि वो फेस आर्टिफिशियल नहीं है, वो नेचुरल है, और वो जगह नासा के लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम भी उस जगह पर रिसर्च नहीं करने वाले। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे थे कि लोग अब उस जगह के बारे में बात करना बंद कर दे, क्योंकि बहुत सालों तक अमेरिका में लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। फिर उसके बाद आया 1990 में नासा ने अपना एक मार्स मिशन अनाउंस किया था, जिसमें वो एक स्पेसक्राफ्ट फिर से मंगल पर भेजने वाले थे। तो अगर वो चाहते तो इस बार वो उस चेहरे की और उस पिरामिड की कई सारी तस्वीरें खींचकर इस कंट्रोवर्सी को खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने फिर से वही बात कही कि जिस जगह पर ये चेहरा बना हुआ है वो जगह इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए हम उसकी तस्वीर नहीं लेंगे। लेकिन ऑथर रिचर्ड सी होगलैंड चुप नहीं बैठे। उन्होंने एक रेडियो शो के जरिए एक कैंपेन चलाया और लोगों से ये अपील की कि वो नासा को लेटर लिखे और उस जगह की तस्वीर रिलीज करने के लिए प्रेशर बनाए। उनके इस कैंपेन को अच्छा रिस्पांस मिला और नासा पर प्रेशर बढ़ने लगा। तो फिर ना चाहते हुए भी उन्होंने लोगों की बात मानकर अपने नेक्स्ट मिशन में उस जगह की फोटो रिलीज करने की बात मान ली। लेकिन इस बार नासा कुछ ऐसा करने वाली थी जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना झूठ छुपाने के लिए किस हद तक जा सकती है। 25 सितंबर 1992 में नासा का मार्स ऑब्जर्वर लॉन्च हुआ। पूरे अमेरिका की नज़र इस मिशन पर थी। लॉन्च सक्सेसफुल हुआ, लेकिन लॉन्च के 11 महीनों के बाद 21 अगस्त 1993 को मंगल ग्रह की ऑर्बिट में एंटर करने से बस 3 दिन पहले ही नासा ये अनाउंस करती है कि स्पेसक्राफ्ट के साथ उनका कॉन्टैक्ट लॉस्ट हो चुका है। नासा पर जिस तरह से मून लैंडिंग को लेकर कई सारे आरोप किए गए थे कि वो फेक मून लैंडिंग था, नासा कभी चांद पर गई नहीं थी, ठीक उसी तरह एक बार फिर से उन पर आरोप लगने लगे कि वो अपना कोई सीक्रेट छिपाने की फिर से कोई कोशिश कर रहा है, और मंगल ग्रह को लेकर भी ऐसी कोई बातें जरूर है जो आम लोगों तक नहीं आने देना चाहते। नासा के कुछ साइंटिस्ट लोगों ने बाद में ये कहा था कि नासा ने उस समय पूरी दुनिया के सामने मिशन फेल होने का दिखावा किया था, बल्कि सच बात तो ये थी कि उनका वो स्पेसक्राफ्ट मार्स की ऑर्बिट में एंटर भी हुआ था, और उसके जरिए नासा ने चोरी छिपे उस चेहरे पर और उस पिरामिड पर रिसर्च भी की थी। और आज भी वो स्पेसक्राफ्ट मार्स की ऑर्बिट में घूम रहा है, और नासा दुनिया से चोरी छिपे मार्स पर मौजूद ऐसी मिस्टीरियस चीजों की स्टडी कर रही है। अब इस घटना के 3 साल के बाद नासा ने फिर से अपना एक नया मिशन अनाउंस किया, मार्स ग्लोबल सर्वेयर। अब यहाँ सोचने वाली बात यही थी कि नासा पर लोगों का पहले से ही इतना गुस्सा फूट रहा था, उन पर कई सारे सवाल उठ रहे थे, और अगर उनके हिसाब से मंगल ग्रह पर उन्हें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के कुछ सबूत नहीं मिल रहे हैं, तो वो इन मिशन पर करोड़ों रुपए खर्चा क्यों कर रहा है। तो इसका एक मतलब लोगों ने ये भी निकाला कि नासा को मंगल ग्रह पर ऐसा कुछ तो जरूर मिला था, जिसकी वजह से मतलब एक मिशन फेल होने के बस 3 साल के अंदर ही उन्हें एक नया स्पेसक्राफ्ट फिर से मंगल पर भेजना पड़ा।
तो फिर जैसा उन्होंने अनाउंस किया 7 नवंबर 1996 को उन्होंने मार्स ग्लोबल सर्वेयर को लॉन्च किया। अब इस बार उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इस बार वो कोई नई कहानी नहीं बना सकते थे, इसीलिए वो उस जगह की फोटोज लेने की बात मान गए थे और उन्होंने उस कंट्रोवर्शियल जगह की फोटोज भी क्लिक करी। लेकिन इस बार वो कुछ ऐसी गलती करने वाले थे जिससे उनकी चोरी पकड़ी जाने वाली थी। 5 अप्रैल 1998 को मतलब लॉन्च के 2 साल बाद फाइनली नासा ने उस जगह की एक फोटो रिलीज की। लेकिन इस बार भी उन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाने की पूरी कोशिश की और ऑलमोस्ट लोग बेवकूफ़ बन ही गए थे, जब तक कि कंप्यूटर इमेजिंग स्पेशलिस्ट मार्क कार्लोटो ने इस फोटो में एक गलती ढूंढी। जो फोटो नासा ने पब्लिश की थी वो ओरिजिनल फोटो नहीं थी। ओरिजिनल फोटो पर कई सारे फिल्टर्स लगाकर नासा ने डेलिबरेटली उस तस्वीर को बिगाड़ा था। मतलब नासा ने रिलीज की हुई इस फोटो में लोगों ने वही देखा जो नासा उन्हें दिखाना चाहती थी। तो नासा की चोरी जब पकड़ी गई तो ऑब्वियसली उन्होंने इस बात से इनकार किया और आज तक उन्होंने ये चीज़ एडमिट नहीं की कि उन्होंने उस फोटो के साथ कोई छेड़छाड़ की थी। अब तक मैंने आपको ये जो सारी कहानी बताई थी, नासा ने ये जो कुछ भी किया था वो इस अकेले तस्वीर को लेकर था, इस अकेली जगह को लेकर था। लेकिन ऐसे सैकड़ों मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट आज तक मंगल की सतह पर देखे गए हैं जिन्होंने कई सारे सवाल खड़े किए हैं और शायद उनके साथ भी नासा ने कुछ छेड़छाड़ की होगी ताकि उन जगहों के बारे में जो सच्चाई है वो आम लोगों तक ना पहुंचे और उनके जो सीक्रेट मिशन है वो चलते रहे। साल 2000 में मार्स ग्लोबल सर्वेयर ने एक फोटो खींची थी जिसमें ये दिखाई दे रहा था। अब आप ही मुझे कमेंट करके बताओ कि ये है क्या। और माइक्रोस्कोपिक कैमरे ने कैप्चर की हुई ये एक दूसरी तस्वीर देखिए। आपको नहीं लगता कि ये किसी मशीन का हिस्सा है? मई 2022 में क्यूरियोसिटी रोवर ने भेजी हुई तस्वीर में एक दरवाजे जैसा स्ट्रक्चर दिखा था जिस पर भी नासा ने यही कहा था कि ऐसा सिर्फ लाइट्स और शेडो की वजह से ही दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि ये सारे स्ट्रक्चर जो है वो नेचुरल ही है, लेकिन मंगल ग्रह की इन तस्वीरों में एक लाइट जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था जिसकी पोजीशन हर फोटो में अलग थी। मानो वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल कर रहा था। इन फोटोज पर सवाल उठने पर नासा ने एक ही जवाब दिया था कि ये एक फोटो क्लिक करते हुए कैमरे में कैप्चर हुआ ये एक डेड पिक्सल है। अब जो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का नॉलेज रखते हैं उनको पता है कि डेड पिक्सल ऐसा नहीं दिखाई देता। चलो मार्स पर लाइफ थी या नहीं थी ये तो आज भी एक डिबेट का विषय है, लेकिन मार्स पर एक समय पर जो समुंदर था, लाइफ को सपोर्ट करने वाला जो एनवायरनमेंट था, वो आखिर खत्म हुआ क्यों था? इसका जवाब आज तक नहीं मिल पाया है, या यूं कहे कि उस रीजन का पता तो चला है लेकिन उसके बारे में ज्यादा बात नहीं की जाती, क्योंकि अगर उसके बारे में ज्यादा बातें होने लगी तो ये भी साबित हो जाएगा कि किसी समय में मंगल ग्रह पर एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन मौजूद थी। अगस्त 2012 में नासा ने अपना क्यूरियोसिटी रोवर मार्स पर उतारा था। इस रोवर को नासा ने मार्स के केमिकल कंपोजिशन की स्टडी करने के लिए भेजा था और उस रोवर ने फिर वहाँ पर लैंड होते ही अपना काम शुरू किया। तो मिट्टी के सैंपल उसने लिए और उनका एनालिसिस किया। तब वहाँ पर कुछ ऐसे घटक वाकई मिट्टी में मिले थे जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। मंगल ग्रह की मिट्टी में परमाणु विस्फोट के सबूत मिले थे। एक ऐसा बड़ा एक्सप्लोजन जो आज से 300 मिलियन साल पहले हुआ था। मार्स की मिट्टी में ज़ीनॉन 129 आइसोटोप के सैंपल मिले थे जो एक परमाणु विस्फोट का बाय प्रोडक्ट होता है और एक काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में था। अगर कंपैरिजन के लिए मैं आपको बताऊं तो पृथ्वी पर लगभग पिछले 70-80 सालों में जो न्यूक्लियर टेस्टिंग और उसके वेपन्स का जो इस्तेमाल हुआ है, तो इन सारे एक्सप्लोजन्स के बाद जो ज़ीनॉन 129 बाहर निकला था और अर्थ की मिट्टी में डिपॉजिट हुआ था, उससे 2.5 गुना ज्यादा ज़ीनॉन 129 मार्स की मिट्टी में मौजूद है। मतलब इतना ज्यादा आइसोटोप का बनना तभी मुमकिन है जब विस्फोट किया गया परमाणु बम अमेरिका की जो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है उतना बड़ा हो। और अगर आपको वजन के हिसाब से बताओ तो उसका वजन करीब 1000 मेगाटन हो। अगर हिरोशिमा में इस्तेमाल किए गए बम के साथ अगर हम इसे कंपेयर करें तो वो जो बम इस्तेमाल किया गया था हिरोशिमा पर, उससे 50,000 गुना ज़्यादा बड़ा बम ये शायद इस्तेमाल किया होगा, तब जाकर इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में वो आइसोटोप बना होगा। तो इतना बड़ा बम पूरे मंगल ग्रह की सभ्यता को, अगर वो वहाँ पर एग्जिस्ट करती होगी, तो उसको ख़त्म करने के लिए काफ़ी था। नासा फिजिसिस्ट जॉन ब्रैंडनबर्ग जो इस केमिकल कंपोजिशन की स्टडी कर रहे थे, उन्होंने मार्स सरफेस पर 2 ऐसे हॉटस्पॉट ढूंढकर निकाले हैं जहाँ पर रेडिएशन की मात्रा सबसे ज़्यादा है। और सोचिए कि ये 2 हॉटस्पॉट कहाँ होंगे। ये हॉटस्पॉट वही मौजूद है जहाँ पर वो मिस्टीरियस फेस और पिरामिड बना है।
मंगल के इस हिस्से को साइडोनिया कहा जाता है। जॉन ब्रैंडनबर्ग का ये कहना था कि मंगल ग्रह पर ये जो ज़ीनॉन 129 आइसोटोप था, ये बिल्कुल भी नेचुरल प्रोसेस से नहीं बना था, और वैसा भी इस आइसोटोप के बनने का एक ही जरिया होता है, और वो है बहुत बड़ा परमाणु विस्फोट। ब्रैंडनबर्ग जो एक नासा फिजिसिस्ट रह चुके थे, उन्होंने ये थियरी दी है, मतलब उन्होंने ये एक कंक्लूजन निकाला है कि अगर मंगल ग्रह पर कोई सिविलाइजेशन मौजूद होगी तो वो खुद अपने प्लेनेट पर इतना बड़ा एक्सप्लोजन नहीं कर सकते थे। तो आज से 300 मिलियन साल पहले किसी और ग्रह की सभ्यता ने मंगल ग्रह पर परमाणु विस्फोट करके वहां की सभ्यता को नष्ट किया होगा, और इसी विस्फोट ने मंगल ग्रह का पूरा बायोस्फीयर इस तरह से डैमेज किया था कि वो आने वाले हजारों सालों तक भी ठीक नहीं हो सकता। देखिए, अब इस थियरी को डिनाई करने वाले भी बहुत से लोग हैं, लेकिन उनके पास भी इन सवालों के जवाब नहीं है कि अगर कोई सिविलाइजेशन मार्स पर मौजूद नहीं थी तो वहां पर ये इतना बड़ा परमाणु विस्फोट किया किसने था, और फिर मंगल ग्रह की मिट्टी में जो ज़ीनन 129 आइसोटोप मिला था, जो सिर्फ और सिर्फ परमाणु विस्फोट से ही बन सकता है, वो मार्स की मिट्टी में आया कहां से। और मार्स पर वैसे भी दिन ब दिन जितनी रिसर्च हो रही है, जितनी तस्वीरें वहां से आ रही है, उतने ही ज्यादा सबूत हमें मिल रहे हैं इस बात को साबित करने वाले कि मार्स पर कुछ तो अजीब जरूर है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद चांद पर कदम रखने वाले दूसरे इंसान बज़ अल्ड्रिन ने भी ये खुद कहा था कि मंगल ग्रह का जो चांद है उस पर एक अजीब मोनोलिथ मौजूद है, जो वहां पर किसने बनाया होगा किसी को नहीं पता। We should go boldly where man has not gone before. Fly by the comets, visit asteroids, visit the moon of Mars. There's a monolith there, a very unusual structure on this little potato-shaped object that goes around Mars once in 7 hours. थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि नासा के लाख छिपाने के बावजूद भी वेस्टर्न साइंटिस्ट ने उस स्ट्रक्चर की स्टडी की थी, उस फेस की और पिरामिड की, और कई सारे प्रूफ्स इकट्ठा किए थे ये साबित करने के लिए कि वो स्ट्रक्चर नेचुरल नहीं था, आर्टिफिशियल था। लेकिन सैडली मार्स पर मिली इस भगवान गणेश जी की मूर्ति के बारे में ऐसी कोई स्टडी किसी ने नहीं की, और मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में भी ये स्टडी होने वाली है। इसीलिए इस वक्त ये मूर्ति भगवान गणेश जी की ही है, ये बात साबित करने के लिए हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। और अब ये सच में गणेश जी की मूर्ति है या सिर्फ हमारे आंखों का धोखा है, इसका सही जवाब कोई नहीं दे पाएगा। तो सच में ये कोई लाखों साल पहले तराशी हुई मूर्ति हो या फिर ये कोई साधारण पत्थर हो, इससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस पत्थर में हमें भगवान गणेश जी की छवि दिखाई देती है, यही अपने आप में एक शॉकिंग चीज है। लोग इस बात को नकारेंगे कि ये गणेश जी की मूर्ति है, लेकिन जो कोई भी इस मूर्ति की तरफ देखेगा, चाहे वो भगवान पर विश्वास करता हो या नहीं, उसे भी इस पत्थर में भगवान गणेश जी दिखे जाएंगे। यही इस पत्थर की खास बात है, और ये बात कोई नकार नहीं सकता। इस पत्थर के बारे में या फिर इस मूर्ति के बारे में आपके विचार क्या है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करिए, ताकि ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिले। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप के जरिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।